नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विन कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेश गढ़वाल आज आपके साथ, और आज का अपना टॉपिक है इंक्रीज्ड आईसीपी। इंक्रीज्ड आईसीपी मीन्स, इंक्रीज मीन्स बढ़ना, किसी चीज़ का बढ़ना क्या कहलाता है? इंक्रीज्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? इंक्रीज देखने को मिलेगा और उसका नाम क्या है? आईसीपी। आई मीन्स इंट्रा, सी मीन्स क्रेनियल और प्रेशर, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है। ठीक है, जो अपनी क्रेनियम कैविटी है उसके अंदर क्या क्या होते हैं स्टूडेंट? एक तो ब्लड होता है, एक नर्वस टिश्यू होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, और क्या होता है? सीएसएफ होता है। जब इनका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा किसी भी वजह से, ठीक है, कोई ट्यूमर हो गया, ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन वजह से क्या होगा? आईसीपी यूजुअली देखने को बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये होता है इंक्रीज्ड आईसीपी। आज ये अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अपन क्या क्या पढ़ना है? अपने को डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, कोजेस पढ़ना है, इस तरह से मैनेजमेंट पढ़ना है, डायग्नोसिस पढ़ना है, ये सब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर यदि आपसे कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये किस चीज़ का इमेज है, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंक्रीज आईसीपी से रिलेटेड ये है। इसके अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट? देखो, एक ट्यूब है, एक तो ये क्या है? ट्यूब है। ये ट्यूब कहाँ जा रही है स्टूडेंट? वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, वेंट्रिकल्स के अंदर जा रही है और ट्यूब जा रही है, तो इसको बोलेंगे वेंट्रिकुलोस्टोमी। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? वेंट्रिकुलोस्टोमी। वेंट्रिकुलोस्टोमी इट मीन्स ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर क्या करना? एक ओपनिंग कर देना, और ओपनिंग करके एक ट्यूब डाल देना। इस ट्यूब की सहायता से क्या होगा? जो सीएसएफ है वो आके इस बैग के अंदर क्या हो जाएगा? बैग के अंदर इसका ड्रेनेज हो जाएगा। ये क्या है? बैग है। ठीक है, जो कि इसके अंदर क्या होगा? सीएसएफ आएगा। ठीक है, जब एक्सेसिव सीएसएफ हो जाता है, आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी हाइड्रोसिफिलस, उसके अंदर क्या हो जाता है? सीएसएफ का अमाउंट क्या हो जाता है? ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, या फिर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है? उसके अंदर इम्पेयर्ड हो जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर इमेज के अंदर क्या सो रहा है? ये ब्रेन है। ठीक है, ये वेंट्रिकल्स है, क्रेनियम कैविटी के अंदर ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ये वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल कितने होते हैं ब्रेन के अंदर? 4 वेंट्रिकल्स होते हैं स्टूडेंट। और तो इनके अंदर ट्यूब डालने को, इस प्रोसीजर को बोलते हैं वेंट्रिकुलोस्टोमी। ठीक है, ये ट्यूब जा रही है, एक ट्यूब जा रही है मैनोमीटर की तरफ जा रही है, दूसरी ट्यूब जा रही है स्टूडेंट मॉनिटर की तरफ। इस मॉनिटर से 2 ट्यूब अटैच है, एक ट्यूब तो कहाँ अटैच है? कैरोटिड आर्टरी के यहाँ पे। ठीक है, और एक वेंट्रिकुलस यहाँ पे, वेंट्रिकल के यहाँ पे। तो ये क्या है? एक मॉनिटर है जिसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रही है? वेव्स दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये ऊपर एक मैनोमीटर लगा हुआ है। मैनोमीटर, ये क्या है? मैनोमीटर। तो ये क्या देखने के काम आएगा? प्रेशर को चेक करने के काम आएगा। ठीक है, कि आईसीपी बढ़ा तो कितना बढ़ा। ठीक है, इस चीज़ को पता करने के लिए अपने को कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट। अपने को बाहर से तो पता नहीं चल सकता कि कितना mmHg प्रेशर बढ़ा है, तो उसके वजह से उसके लिए अपने को एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपके सामने है। कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा रहेगा? मैनोमीटर। और एक ट्यूब की सहायता से ट्यूब डाल देंगे क्रेनियन कैविटी के कहाँ पे? वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, इस तरह से क्या नापा जाता है, क्या मेजर किया जाता है? आईसीपी को मेजर किया जाता है इस तरह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें इसके डिस्क्रिप्शन की, कि आईसीपी क्या होता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्शन। 3 फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग इन आईसीपी। 3 जो मेन कंट्रीब्यूटिंग है, फर्स्ट है सीएसएफ, सेकंड है ब्लड, और थर्ड है ब्रेन टिश्यू। ये क्या? 3 ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से क्या होता है? अपना आईसीपी बनता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बनता है। ठीक है, जो नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो इन 3 चीज़ों की वजह से होता है। एक तो सीएसएफ, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, एक होता है ब्लड और ब्रेन टिश्यू। तो सीएसएफ की बात करें तो ये 10% इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि मान लो आईसीपी जो नॉर्मल होता है अपना 5 से 15 mmHg क्या होता है? नॉर्मल आईसीपी। तो इसके अंदर जो 10% जो हिस्सा है वो किसका है? सीएसएफ का है। और सीएसएफ का जो नॉर्मल प्रेशर होता है कितना होता है स्टूडेंट? 50 to 175 mmHg। आपको ये याद रखना है, एग्जाम्स के अंदर, प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, सॉल्व पेपर के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा
कि जो CSF का प्रेशर है वो कितना होता है नॉर्मल 50 to 175 mmHg और इसका वॉल्यूम होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना होता है 125 से 175 ml क्या होता है इसका 150 ml मान सकते हो नॉर्मली, कितना 150 ml। तो आइडियली कितना होता है 150 ml क्या होता है CSF का वॉल्यूम होता है, ठीक है। CSF वॉल्यूम 150 ml, इसका प्रेशर कितना होगा 50 to 175 mmHg इसका प्रेशर है। और CSF का ICP बनाने के अंदर कितना इन्वॉल्वमेंट है 10% ही है, ठीक है। जबकि अपन यूजुअली अपन लोग क्या सोचते हैं कि जब तक अपन पढ़ेंगे नहीं कि ICP के अंदर के कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्वमेंट है और किसका सबसे ज़्यादा है, तो अपन क्या सोचते हैं CSF होता है ब्रेन के अंदर और उसी का इन्वॉल्वमेंट समझते हैं। नहीं स्टूडेंट, जबकि सबसे ज़्यादा किसका है ब्रेन टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा है ICP को बढ़ाने के लिए, और या फिर ICP का जो ICP है नॉर्मल 5 से 15 mmHg, ये जो प्रेशर है इसके अंदर सबसे ज़्यादा किसका प्रेशर है ब्रेन टिश्यू का, ठीक है। न्यूरॉन्स, क्योंकि न्यूरॉन्स ही हैं ब्रेन के अंदर, CSF तो कम ही है 125 से 175 ml 150 ml ही है, जबकि ब्रेन टिश्यूज तो नर्वस सिस्टम तो बना ही किससे न्यूरॉन से। और बात करें ब्लड कितना, ब्लड के अंदर भी आर्टेरियल ब्लड और वीनस ब्लड, ठीक है। आर्टेरियल ब्लड और वीनस ब्लड ये दोनों मिला के 10% इनका होता है इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। 10% इनका होता है, 10% CSF का और 80% ब्रेन टिश्यू। तो ब्लड के अंदर आर्टेरियल ब्लड देखा जाए ठीक इस 10% के अंदर भी है, यदि अपन देखें तो 20% किसका आर्टेरियल ब्लड का और वीनस ब्लड का 80%, ठीक है। इस तरह से अपन ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसका इन्वॉल्वमेंट है किसके अंदर ICP के अंदर, ठीक है। अपन ने बात कर ली CSF ब्लड के अंदर आर्टेरियल ब्लड और वीनस ब्लड और ब्रेन टिश्यू, और ब्रेन टिश्यू क्या है सबसे ज़्यादा। फिर बात करें नॉर्मल ICP कितना होता है स्टूडेंट 5 to 15 mmHg, ठीक है। और इसको 10 से 20 mmHg ये भी क्या रेंज है, यदि 10 से 20 mmHg भी है तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है, ये भी एक रेंज है। तो 5 to 15 mmHg और 10 to 20 mmHg बिल्कुल राइट है। फिर बात करें नियोनेट्स के अंदर कितना होता है स्टूडेंट, नियोनेट्स के अंदर होता है 5 mmHg से कम, ठीक है। नियोनेट का यदि आपसे एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए, नियोनेट का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो कितना है स्टूडेंट, तो बिलो 5 mmHg। फिर बात करें इन्फेंट्स, नियोनेट क्या होते हैं, जो 1 मंथ के बच्चे होते हैं, 1 मंथ के होते हैं, 1 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं नियोनेट। फिर 1 मंथ to 1 ईयर, 1 महीने से 1 साल के बच्चे को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, इन्फेंट बोला जाता है। और इन्फेंट के अंदर होता है 6 से 15 mmHg, और ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर 10 से 15 mmHg, ठीक है। ये आपको क्लियर होनी चाहिए, तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कि इन्फेंट की बात करें तो 6 से 15 और नियोनेट की बात करें तो बिलो टू 5 से कम है। यदि आपके पास एक छोटा बच्चा है और आपने पढ़ रखा है कि 5 से 15 mmHg क्या होता है ICP होता है, और आप उसके चेक करोगे तो 5 से कम मिलेगा, आप घबरा जाओगे कि हमने तो 5 से 15 mmHg क्या पढ़ा था ICP पढ़ा था, बट इसका तो 5 से भी कम है। क्या कोई इसके डिजीज़ हो गई है? नहीं स्टूडेंट, नियोनेट के अंदर क्या होता है 5 से ही कम होता है, ठीक है। इस तरह से आपको ये तीनों याद रखना है। रेज्ड ICP, इंक्रीज ICP कब मानेंगे, जब 25 mmHg हो जाए, कितना 25 mmHg या फिर 22 से 25, ये एक रेंज है जो कि क्या माना जाता है, इसको इंक्रीज ICP माना जाता है। 22 से 25 mmHg और कितने मिनट तक, लगभग मोर देन 5 मिनट्स तक, लगातार 5 मिनट से ज़्यादा। यदि किसी का इंट्राक्रेनियल प्रेशर 25 mmHg से ज़्यादा है तो उसी को बोलेंगे इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्या बोला स्टूडेंट मैंने, यदि किसी भी बच्चे का या किसी भी एडल्ट का जो ICP है वो 25 mmHg से ज़्यादा है, मोर देन 25 mmHg है और वो मोर देन 5 मिनट्स तक है, तो उसको बोलेंगे इंक्रीज्ड ICP, ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन के बाद में, इंक्रीज्ड ICP, जब ICP बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इम्पेड द सेरेब्रल सर्कुलेशन, जो सेरेब्रल का सर्कुलेशन होगा, ब्रेन का सर्कुलेशन होगा, उसको इम्पेड करेगा मतलब उसको दबा देगा, ठीक है।
जैसे ब्रेन के अंदर क्या है, इस तरह से ब्लड सप्लाई है, ये इस तरह से क्या है ब्लड वेसल्स है, इनके अंदर क्या हो रहा है ब्लड का फ्लो हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो अब आइस प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे, दब जाएगी, ठीक है, इनके ये दब जाएंगी इस तरह से, इम्पेड हो जाएगी, इम्पेड मतलब दब जाना, प्रेशर लगेगा तो प्रेशर की वजह से ये पिचक जाएंगे ब्लड वेसल्स, तो क्या होगा आगे, विच रिजल्ट्स इन ब्रेन डैमेज, उस वजह से ब्रेन डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, जो टिश्यूज़ हैं इस तरह से, ये टिश्यूज़ हैं, यहाँ तक क्या होगा ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या हो चुकी है, दब चुकी है, इम्पेड हो चुकी है प्रेशर बढ़ने के कारण, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स क्या हो चुकी है, दब चुकी है, उस वजह से जो ब्रेन टिश्यू है वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, उस वजह से क्या हो जाएगा, स्पेशली खा के, वो भी ब्रेन स्टेम के, ठीक है। ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। ये क्या है, तीनों पार्ट ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा बनाते हैं। तो इनके जो फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, इम्पेयर्ड हो जाएंगे। जो मिड ब्रेन का फंक्शन है, पोन्स का फंक्शन है और मेडुला ऑब्लांगेटा का फंक्शन है, ये फंक्शन क्या हो जाएंगे, इम्पेयर्ड हो जाएंगे। क्यों इम्पेयर्ड हुए, क्योंकि जो आईसीपी बढ़ने की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट, जो ब्लड वेसल्स है उन पे दबाव पड़ा, उससे ब्लड सप्लाई रुक गई और नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स है वहाँ तक ब्लड अच्छे से नहीं पहुँच पाया, उस वजह से डैमेज हो गया ब्रेन। और उस ब्रेन के अंदर डैमेज हुआ तो वो भी कौन सा पार्ट होगा, मोस्टली देखा गया कि ब्रेन स्टेम होता है, ठीक है। फिर बात करें, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, क्या पूछा जाएगा स्टूडेंट, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, सीपीपी, इसको बोलते हैं सीपीपी, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। तो क्या होता है सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, यदि अपन एमएपी माइनस कर दें आईसीपी, मीन आर्टेरियल प्रेशर में से आईसीपी घटा दें, यदि माइनस कर दें, मैंने आपको बताया कि आईसीपी कितना होता है, 10 से 20 mmHg का होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, या आप 5 से 15 mmHg मान सकते हैं, ठीक है। तो अपन देखें कि आपके पास आईसीपी मान लो 20 mmHg है, ठीक है, मैंने आईसीपी लिख दिया यहाँ, पेशेंट का आईसीपी कितना है, 20 mmHg है, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है एमएपी, ठीक है, एमएपी पे से माइनस करना है, एमएपी यहाँ लिख लिया अपन ने, ठीक है। एमएपी मान लो किसी के पेशेंट का कितना है, 93 है, तो इसको इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 73 mmHg। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आ गया सीपीपी, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, कि ब्रेन की जो बढ़ाव सकता है, ब्लड सप्लाई की क्षमता है, प्रेशर है, वो कितना है, 73 mmHg, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से निकालते हैं। और एमएपी कैसे निकालना है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। एमएपी कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, मीन आर्टेरियल प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर के लिए सबसे पहले पल्स प्रेशर निकालना पड़ेगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से क्या निकालना पड़ेगा, डायस्टोलिक को माइनस करना है, फिर उसका 1/3 कर देना है, ठीक है। तो क्या आ जाता है, 1/3 करके डायस्टोलिक बीपी से प्लस कर देना है, ठीक है। एमएपी कैसे निकाला जाता है, ठीक है, किसी पेशेंट का मान लो सिस्टोलिक बीपी है 120 mmHg, सिस्टोलिक बीपी 120 और डायस्टोलिक 80 mmHg है, ठीक है। तो 120 में से 80 आपने माइनस कर दिए, तो कितने बचे स्टूडेंट, 120 में से 80 गए तो 40, ठीक है। अब 40 में से क्या करना है, आपको 1/3 कर देना है। ये 40 क्या आया, ये 40 क्या आया, ये पल्स प्रेशर आया, ठीक है। पल्स प्रेशर में से क्या करना है, 1/3 कर दो, ठीक है। इस 40 का भी जब 1/3 कर दो प्लस डायस्टोलिक बीपी में उसको कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एमएपी निकालने का फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ कि डीबीपी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 किसका, पल्स प्रेशर का। तो ये होता है एमएपी निकालने का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की सहायता से आप क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले की सहायता से आप क्या निकाल सकते हैं, एमएपी। ये एमएपी का फॉर्मूला है। और ये एमएपी निकालने के बाद क्या निकालना है, एमएपी से आईसीपी माइनस करना है, जब जाके आपका क्या निकलेगा, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा स्टूडेंट, आपको ब्लड प्रेशर दे दिया जाएगा पेशेंट का, और आपको बोल दिया जाएगा किसी पेशेंट का बीपी इतना है
और उसका आईसीपी उतना है। तो अपन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा ये समझना आप, कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में कि किसी का पेशेंट का बीपी क्वेश्चन में दिया होगा कि बीपी है 120/80 mmHg क्या है, किसी पेशेंट की बीपी है, क्लियर है। और उसका आईसीपी है, उसका आईसीपी भी दिया होगा 20 mmHg है। ये दोनों कंडीशन मान लो आपको एग्जाम में दे दी, और एग्जामिनर क्या पूछेगा, फाइंड आउट एमएपी। फाइंड आउट क्या निकालना है आपको, निकालना है उसको, वो पूछेगा सीपीपी, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। पेशेंट का बीपी दे देगा और आईसीपी दे देगा, ठीक है। और वो आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि आप सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर निकालो, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना है, अब आपको पता है कि सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा, एमएपी माइनस आईसीपी, आपने ये पढ़ा, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आईसीपी तो है कितना 20 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको एमएपी निकालना है, और एमएपी कैसे निकलेगा, इस ब्लड बीपी से निकलेगा, ठीक है। तो एमएपी निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। एमएपी, पहले एमएपी निकालना पड़ेगा, मीन आर्टेरियल प्रेशर। क्या बोलते हैं एमएपी को, मीन आर्टेरियल प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर, एमएपी, क्लियर है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले करना है अपने, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 पल्स प्रेशर, ठीक है। तो आपको अब क्या निकालना है, ये क्या है, फॉर्मूला है मीन आर्टेरियल प्रेशर का, ठीक है। पल्स प्रेशर कैसे निकालते हैं, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और ये डायस्टोलिक, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके सामने, पल्स प्रेशर आ जाएगा। तो 120 माइनस 80 किया तो कितना आया स्टूडेंट, 40 क्या आ गया, ये पल्स प्रेशर आ गया। तो पल्स प्रेशर भी यूजुअली पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा जा चुका है इसके अंदर कि पल्स प्रेशर कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट। तो सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक को माइनस कर दो, तो कितना आया अपने पास, 40 क्या आ गया, पल्स प्रेशर आ गया। और अब ये 40 आया, इसका क्या करना है, अब अपन इसको यहाँ रखेंगे, इसका 1/3 कर दो, ठीक है। इसका 1/3 कर दो, ठीक है। 3 इससे कर दो 40 के, तो कितना आ जाएगा, लगभग 13 आ जाएगा। कितना, 13 क्या हो गया, पल्स प्रेशर। और डायस्टोलिक कितना दिया हुआ है, ये देखो यहाँ फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिया हुआ है। तो ये कितना है, इसके अंदर 80, ठीक है, 80 दिया हुआ है। और इनको अब जोड़ दो, तो 80 में क्या 13 जोड़ना है, 13 जोड़ना है, तो 93 हो गया। तो 93 क्या हो गया स्टूडेंट, ये एमएपी आ गया आपका, ये एमएपी आ गया 93। और इस 93 को क्या करना है, आपको अब यहाँ रख देना है, ठीक है, एमएपी के नीचे, क्लियर है। अब इसको माइनस कर देना है, इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 93 माइनस 20 73 mmHg, क्लियर है। इस तरह से क्या किया जाता है, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एम्स के अंदर आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाएगा 101%। या तो आपसे एमएपी का फॉर्मूला पूछ लेगा, एमएपी कैसे निकाला जाता है, या आपसे सीपीपी निकालना पूछ लेगा, या आपको ये पल्स प्रेशर पूछ लेगा, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे आपको ज़रूर गौर करना है, ठीक है, जब भी आप पढ़ें, आईसीपी जब भी पढ़ें। फिर नेक्स्ट बात करें, अब अपने सेरेब्रल परफ्यूजन पढ़ लिया कि नॉर्मल इतना आता है, ठीक है। ये 2 to 6 ईयर, 2 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर कितना होना चाहिए, 50 आना चाहिए। कितना होना चाहिए, mmHg के अंदर आना चाहिए, कितना 50 आना चाहिए। और जो 7 से 10 साल के बच्चे हैं उनके अंदर 55 mmHg क्या होना चाहिए, प्रेशर आना चाहिए, सीपीपी आना चाहिए।
जो 11 से 16 साल के बच्चे हैं उनके अंदर 65 mmHg क्या होना चाहिए, CPP होना चाहिए नॉर्मल। तो नॉर्मल CPP पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। आप अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, ICP पढ़ा कि नॉर्मल ICP ये होता है एज के अनुसार, नियोनेट के अंदर लेस देन 5, और नियोनेट के बाद इन्फेंट पढ़ा, इन्फेंट के अंदर 6 to 15 mmHg पढ़ा, और फिर एडल्ट के अंदर 10 to 20 mmHg पढ़ा। तो आपसे इसी तरह अब एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। तो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर भी एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो 2 to 6 ईयर एज क्या होगा तो उसकी 50 होगी, ठीक है। 7 to 10 ईयर का जो बच्चा होगा उसकी 55 mmHg क्या CPP होगा, और जो 11 से 16 साल के बच्चे हैं उनके कितने हो गए, 65 mmHg क्या CPP, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। जो एडल्ट का होता है वो कितना होता है, एडल्ट के अंदर नॉर्मली 60 to 80 mmHg क्या होना चाहिए, ये प्रेशर होना चाहिए CPP का, नॉर्मल CPP होना चाहिए एडल्ट के अंदर 60 to 80 के बीच में, ठीक है। तो ये इसके बीच में यदि है तो ये बिल्कुल भी पेशेंट के फेवर में, पेशेंट की कंडीशन सही रहेगी। तो 60 से 80 mmHg क्या होता है नॉर्मल CPP का रेंज। सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर का रेंज आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि ICP का आपने बताया 5 से 15 mmHg, उसी तरह आपसे CPP का पूछेंगे अपकमिंग एग्जाम में, तो 60 to 80 mmHg क्या ये एडल्ट का नॉर्मल सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर है। फिर इस तरह नेक्स्ट बात करें, कोजेज की। ऐसे क्या कोजेज हैं जिनके वजह से ICP बढ़ता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, इंक्रीज बढ़ता है। तो मेनिंजाइटिस, जब ब्रेन के क्या होती है 3 लेयर होती हैं इस तरह से, ठीक है, ये 3 लेयर्स होती हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर वाली होती है ड्यूरामेटर, फिर होती है ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर, और अब नीचे वाली होती है जो ब्रेन टिश्यू से अटैच में होती है, यहाँ ब्रेन टिश्यू इस तरह से, इसके जो अटैच में होती है ये ब्रेन है, ठीक है, इस तरह से। तो ये अटैच, इसको बोलते हैं पायामेटर। तो इनको मिला के क्या बोला है, मेनिंजिस। इन तीनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मेनिंजिस बोलते हैं। क्या, मेनिंजिस। और इन तीनों का यदि इन्फ्लामेशन हो जाए, क्या हो जाए स्टूडेंट, इन्फ्लामेशन कंडीशन हो जाती है, ये तीनों का इन्फ्लामेशन हो जाए, इन तीनों का, तो इन तीनों को मिला के मेनिंजिस बोला है। तो इनका इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, मेनिंजाइटिस कहलाता है, जो कि बच्चों के अंदर नॉर्मली ये ज़्यादा पाया जाता है, कॉमनली पाया जाता है। एंड एंसेफ्लाइटिस, ठीक है, एंसेफ्लाइटिस क्या होगा, जो ये ब्रेन टिश्यूज है, ये अंदर मैंने बनाया पायामेटर के अंदर, ठीक है, इनका यदि इन्फ्लामेशन हो जाए, ब्रेन टिश्यू है, इनका ब्रेन टिश्यू का यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको कहते हैं एंसेफेलाइटिस। इस वजह से भी क्या होता है, ये दोनों क्या इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कंडीशन है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कंडीशन होती है उस वजह से ICP बढ़ता है, ठीक है। ट्रॉमा, ब्रेन को मान लो कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, ट्रॉमा होने से वजह से क्या हुआ, वही चीज़ होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रॉमा होने से क्या होगा, ब्लड वेसल्स, ब्लड है और रप्चर होके, ब्लड वेसल रप्चर होके ब्लड फैल जाएगा, ठीक है, और उस वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्रेन ट्यूमर, कोई भी ऐसी ट्यूमर बन गई, ट्यूमर क्या हो जाए, साइज में इंक्रीज होती वो क्या करेगी, ब्लड सप्लाई को रोक देगी, ठीक है, और आसपास की जगह को घेर लेगी तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से अंदर की तरफ प्रेशर इंक्रीज होगा ट्यूमर की वजह से। एंड एनी स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन, या फिर कोई घाव बन गया ऐसा जिसकी वजह से क्या होगा, वो स्पेस को कवर कर लेगा और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लो कोई भी लेजन बन गया, मान लो आप एक कमरे में 10 जने लोग हैं, 10 जने हैं, ठीक, किसी भी बेड पे 10 जने सो रहे हैं, ठीक है, और आपके बाहर से आके रात को अचानक आ गए आपका फ्रेंड, 2 फ्रेंड और आ गए और वो भी आके सो गए, ठीक है, तो फिर अब क्या प्रेशर बढ़ेगा, सब क्या एक दूसरे के धक्का मुक्की लगेगी, ठीक है, वो गिरेगा, वो उधर गिरेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ब्रेन के अंदर होता है, बाहरी कोई भी या ट्यूमर हो गई, कोई लेजन हो गया, कोई ट्रोमा हो गया, कोई इन्फेक्शन आ गया, तो बाहर का कोई भी एजेंट आ गया इस तरह से, तो ब्रेन के अंदर पहले ही 3 है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ब्रेन टिश्यू है, ब्लड है, CSF है, वही कम नहीं है, ठीक है, वो भी प्रेशर, ठीक है। तो अब बाहर से और आ जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
जैसे कि ब्रेन हेमरेज हो गया। हाइड्रोसिफिलिस कंडीशन में क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ CSF बढ़ जाता है। CSF क्या होता है, CSF का ओवरफ्लो, ओवर प्रोडक्शन हो जाना, या एब्जॉर्प्शन में जो रीएब्जॉर्प्शन होता रहता है CSF का, उसके अंदर इम्पेयर्ड हो जाना। और या फिर हाइपोक्सिया, ब्रेन की टिश्यूज़ तक यदि दोस्तों ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या फिर हाइपोक्सीमिया, या फिर ब्लड के अंदर क्या हो जाए, ऑक्सीजन की कमी। हाइपरकेपनिया मीन्स CO2 का ज़्यादा हो जाना, कार्बन CO2 का ज़्यादा हो जाना क्या कहलाता है, हाइपोक्सीमिया। कोज के बाद में बात करेंगे। कोज हो गई क्लियर कि कोज में अपन ने पढ़ा मेनिंजाइटिस, ट्रोमा, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, हाइड्रोसिफिलिस, हाइपोक्सिया और हाइपरकेपनिया। हाइपरकेपनिया क्या होता है, जब CO2 का लेवल क्या हो जाए, ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाए, उसी को बोलते हैं हाइपरकेपनिया। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी प्रोसीजर सच एज सक्शनिंग। जो सक्शनिंग है, सक्शन की वजह से क्या होता है, ICP यूजुअली क्या देखा जाता है, बढ़ता है। कि इसलिए सक्शनिंग क्या होना चाहिए, एक टाइम पीरियड होता है सक्शनिंग का, कितना होता है, 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड। और हाईएस्ट कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड, ठीक है। ये क्या होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 15 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 सेकेंड, ठीक है। तो सक्शनिंग का जो प्रेशर होता है, जो टाइमिंग होता है, ठीक है, प्रेशर टाइमिंग ये बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंस रखते हैं। यदि इनसे ज़्यादा अपन टाइमिंग है, जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उस वजह से क्या देखने को मिल सकता है, ICP बढ़ सकता है। फिर बात करें इंट्यूबेशन, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन, पॉजिटिव एंड एक्सपायटरी प्रेशर। इंट्यूबेशन, जब एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं स्टूडेंट, जब भी क्या देखने को मिला कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर बात करते हैं सर्टेन पोजीशन, ऐसी कुछ पोजीशन है जिनकी वजह से भी क्या होता है, ICP बढ़ता है। जैसे कि कौन कौन सी पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन, ठीक है। ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन, दो पोजीशन होती है। तो रिवर्स ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन के अंदर तो इंक्रीज नहीं होगा, बट ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन में क्या होता है, हेड क्या होता है, नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, ICP बढ़ जाएगा, ठीक है। हेड इंजरीज कैन कॉज ट्रोमा टू द ब्रेन, जैसे कि कोई हेड इंजरी हुई है जिसके अंदर ब्रेन को ट्रॉमा हो गया, एंड द क्लाइंट शुड बी मॉनिटर फॉर सिम्टम ऑफ ICP। तो उस पेशेंट के अंदर भी ICP के जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। ICP के सिम्टम्स क्या क्या होंगे, हेडेक होगा पेशेंट के, सर में दर्द होगा, डिजीनेस होगा, ठीक है, और विजुअल डिस्टर्बेंस, ठीक है, क्योंकि क्रेनियल नर्व्स भी क्या होती है, ICP के कारण इफेक्ट्स होती है, ठीक है। उस वजह से विजुअल डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगा। फिर बात करें आफ्टर हेड इंजरी इंक्रीज ICP फ्रॉम, हेड इंजरी के बाद क्या होता है, ICP बढ़ता है फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग के कारण टिश्यू विद इन द क्रेनियम, रिजल्ट इन स्लोइंग ऑफ हार्ट रेट। और हार्ट रेट भी क्या देखने को मिलती है, स्लो हो जाती है। हार्ट रेट क्या देखने को मिलती है, स्लो। जब ICP बढ़ता है तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया। और ये लास्ट साइन है स्टूडेंट्स, क्या है, ये लेटर देखने को मिलता है, स्टार्टिंग में ये देखने को नहीं मिलता है, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या है, ये लास्ट साइन है किसका, इंक्रीज ICP का। फिर बात करें पोजीशन, ऐसी कौन सी पोजीशन, अभी अपन ने पढ़ा कि कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जिनकी वजह से क्या देखने को मिला था कि ICP बढ़ता है। तो उसके अंदर ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन, ठीक है। ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन में पेशेंट का ये हेड है और ये इस तरह से इसके लेग्स हैं, ठीक है, हेड नीचे और लेग ऊपर, तो इसको बोलते हैं ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन। या फिर प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन में भी क्या होगा, हेड होगा वो नीचे की तरफ होगा मुंह, उसी को बोलते हैं प्रोन पोजीशन, ठीक है। अपने ट्रंक क्या होगा, नीचे की साइड होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रोन पोजीशन। तो उसमें भी क्या होता है, ICP बढ़ने के चांसेस होते हैं। हिप एंड नेक फ्लेक्शन, जब नेक को फ्लेक्स कर लेंगे ज़्यादा, हिप फ्लेक्शन, नेक फ्लेक्शन की वजह से भी क्या होता है, ICP बढ़ता है। नेक का एंगुलेशन होना, ज़्यादा नेक के अंदर क्या होना,
फ्लेक्शन होना ही क्या कहलाता है, एंगुलेशन कहलाता है। फिर बात करें साइन एंड सिम्टम ऑफ, नेक्स्ट देखते हैं। ये ऐसी पोजीशन थी जिसके अंदर क्या होता है, आईसीपी बढ़ता है, ट्रेंडिलर पोजीशन, प्रोन पोजीशन और नेक का ज़्यादा फ्लेक्शन होना, ठीक है। फिर नेक्स्ट में बात करते हैं कि ऐसी कौन सी साइन सिम्टम है, साइन सिम्टम ऑफ इंक्रीज आईसीपी, कौन कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं आईसीपी के। नेक्स्ट देखें, द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी इज अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्लीस्ट, सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है वो स्टूडेंट्स किससे चेक किया जाता है, ग्लासगो गोमा स्केल से अपन चेक करते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, लोएस्ट पैरामीटर कितना होता है, 3, क्योंकि उसके अंदर ईवीएम, आई, वर्बल और मोटार, 3 अपन रेस्पॉन्स चेक करते हैं, इसलिए लोएस्ट 3 होता है उसके अंदर और हाईएस्ट 15, ठीक है। तो बात करें इसके अंदर, द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी इज अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा। तो उसको अल्टर्ड लेवल ऑफ जो कॉन्शियसनेस को चेक करते हैं, आपके ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कि कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, तो उसका नाम है GCS, ग्लासगो कोमा स्केल। फिर बात करें एक्सेसिव वोमिटिंग एंड बल्जिंग फंटले में भी अर्ली साइन, ये भी क्या होता है बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, वोमिटिंग एंड बल्जिंग फोंटेली। फोंटेली क्या होता है, ये फोंटेली जो एंटीरियर फोंटेली होता है, ठीक है, 18 मंथ पे क्या होता है, क्लोज होता है, 18 मंथ पे ये क्लोज होता है। यदि बच्चा 18 महीने से यदि बड़ा है तो उसके अंदर फोंटेली बल्जिंग नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होता है, 18 मंथ पे जो एंटीरियर फोंटेली है वो बल्ज हो जाता है। और ये डिप्रेस्ड कैसी कंडीशन में देखने को मिलता है, जब बच्चे के डिहाइड्रेशन कंडीशन हो जाती है, जब फोंटेली क्या होता है उसमें डिप्रेस देखने को मिलेगा, और जब आईसीपी बढ़ जाए तो इस तरह से ये एलिवेट इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ावा मिलता है, इसलिए इसके अंदर एक थेरेपी यूज़ करते हैं, थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया, एक ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया। उसके अंदर ब्रेन को 33 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। उस वजह से क्या हो जाएगा, जो न्यूरॉन्स है उसका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा, और जो नर्वस टिश्यूज़ है उनकी जो लॉन्गेविटी है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है किसके अंदर, जब आईसीपी बढ़ता है उसके मैनेजमेंट के अंदर। इसलिए ये क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है क्योंकि इसके अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह, हाइपोथैलेमस क्या करता है, अपना टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस पे प्रेशर पड़ेगा, जब भी आईसीपी बढ़ेगा तो हाइपोथैलेमस पे प्रेशर पड़ेगा, तो उस वजह से अपना टेम्परेचर भी डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, ज़्यादा हो जाएगा। फिर बात करें द लेट साइन, सबसे लास्ट में क्या देखने को मिलता है, द लेट साइन। अपन ने फर्स्ट पढ़ लिया अर्लीस्ट कौन सा होता है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और लेट साइन कौन सा होता है, इंक्रीज आईसीपी, कुशिंग ट्रायड, इसको बोलते हैं कुशिंग ट्रायड। इसके अंदर 3 चीज़ आती हैं, जब 3 साइन और सिम्टम को एक साथ करें तो उसको ट्रायड बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें SBI, एस मीन्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज, जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, इसलिए पल्स प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पल्स प्रेशर भी मैंने बताया आपको कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर, ठीक है, जो कि पल्स प्रेशर के इसमें काम आता है, मीन आर्टियर प्रेशर को निकालने में काम आएगा। और ब्रेडिकार्डिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया है कि ये आपके एग्जाम में एम्स में पूछा भी गया है कि सबसे लास्ट साइन कौन सा देखने को मिलता है किसके अंदर, आईसीपी जब बढ़ता है, तो ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स लेस देन 60 हार्ट रेट, जब हार्ट रेट 60 से कम हो जाए तो उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। जब 100 से ज़्यादा हो जाए हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट रेट, तो उसे बोलेंगे टेकिकार्डिया। फिर बात करें इर्रेगुलर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन भी कैसे हो जाएगी, इर्रेगुलर हो जाएगी, क्योंकि मेडुला ब्रेन स्टेम मैंने आपको बताया था कि जो सेरेब्रल सर्कुलेशन हो जाता है वो इम्पेड हो जाता है, उस वजह से ब्रेन की टिश्यू डैमेज होगी, उस वजह से ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम है मेनली वो इफेक्टेड होगा। वो ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेटा, तो वहाँ पे भी क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, तो वो भी क्या होंगे, इफेक्ट हो गए। जिस तरह से हाइपोथैलेमस इफेक्ट हो रहा था उस वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा था, और यहाँ पे भी क्या देखने को मिला, रेस्पिरेशन कम हो रहा, ठीक है, तो डिक्रीज रेस्पिरेशन।
फिर बात करें सेंसरी चेंजेस देखने को मिलेंगे, पेशेंट के अंदर सेंसेशन इम्पेयर्ड हो जाएंगे, पेशेंट के अंदर स्ट्यूपर देखने को मिलेगा। स्ट्यूपर मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं करना, ठीक है। इंक्रीज आईसीपी डिस्टर्ब न्यूरॉन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनका डिस्टर्बन हो रहा है आईसीपी बढ़ने की वजह से, इसलिए पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, स्ट्यूपर वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं फीवर क्यों होती है इंक्रीज आईसीपी अफेक्ट्स द हाइपोथैलेमिक, ठीक है, जो कि क्या करता है, रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। ये भी रिसेंटली एम्स 2020 के अंदर पूछा गया आपके, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम लो लेवल का क्वेश्चन है कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर किसे कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस क्या है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, रिजल्ट इन फीवर, उस वजह से फीवर देखने को मिलता है। ये क्या पढ़े अपने, साइन सिम्टम। नेक्स्ट बात करें इंक्रीज बीपी विद, बीपी बढ़ती है, अपन ने पढ़ लिया था ट्रायड के अंदर, ठीक है, और पल्स प्रेशर भी वाइड देखने को मिलेगी, इंक्रीज हो जाएगी। और स्लो बाउंडिंग पल्स, ठीक है, पल्स रेट क्या हो जाएगी, पल्स रेट क्या हो जाएगी, स्लो। फिर बात करें मोटार चेंजेस, ऐसे कुछ मोटार चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि हेमीप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया मीन्स जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, नेक, ट्रंक, ठीक है, तो यदि हाफ पार्ट यदि पैरालाइसिस हो जाए हाफ पार्ट का, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हेमीप्लेजिया। और क्वाड्रीप्लेजिया मीन्स यदि 4 लिम्स, जो 4 एक्सट्रीमिटीज़ है अपने हाथ पैर हैं, ठीक है, 2 अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, ठीक है, 4 लिम्स हैं, ये अपर और लोअर लिम्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाए, उनका पैरालाइसिस हो जाए तो उसको बोलते हैं क्वाड्रीप्लेजिया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपली कि क्वाड्रीप्लेजिया क्या होता है, हेमीप्लेजिया क्या होता है। फिर बात करें चेंजेस इन रेस्पिरेशन के अंदर, चेंज देखने को मिला, डिक्रीज रेस्पिरेशन, प्यूपिल चेंजेस, क्योंकि ये क्या होता है, क्रेनियल नर्व भी होती हैं अपने ब्रेन के अंदर, तो उनके भी प्रेशर की वजह से वो भी अफेक्ट्स होंगी, तो जो अपनी आइज़ को क्या करती है, कंट्रोल करती है, जैसे कि 3rd नंबर की ओकुलोमोटार, तो उन पे भी, और 6th नंबर की हो गई, 4th नंबर की क्या होगी, ट्रोक्लियर, तो इन पे क्या होता है, प्रेशर पड़ने की वजह से अपने जो प्यूपिल को सप्लाई कौन सी होती है, 3rd नंबर की ओकुलोमोटार, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। फिर बात करें सीजर्स देखने को मिल सकते हैं पेशेंट के अंदर, सीजर क्या है, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल चेंजेस। फिर बात करें फ्लैसिड डीसेरेब्रेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि डीसेरेब्रेट और डीकोर्टिकोड पोस्चरिंग क्या होती है, इसको क्लियर कर लेते हैं अपन अभी, ठीक है। डीसेरेब्रेट में क्या होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा बार क्या हो रहा है, इसमें ई आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, तो स्टूडेंट्स को याद करने का एक मेथड है, ई आ रहा है, इसमें इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, ठीक है, ये इसके हैंड है इस तरह से, और ये सब कैसे हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे, सब में क्या देखने को मिलेगा, एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये होता है डीसेरेब्रेट में, पेशेंट की बॉडी के अंदर जो हाथ हैंड्स हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। और डीकोर्टिकोड में क्या होगा, फ्लेक्शन, ठीक है, हैंड्स के अंदर क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन। लेग्स जो प्लेंटर होता है, ठीक है, प्लेंटर होता है, उनके अंदर तो एक्सटेंशन रहेगा, दोनों सेम कंडीशन में, जबकि हैंड्स के अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर इस तरह से फ्लेक्शन। डीकोर्टिकोड में फ्लेक्शन। डीकोर्टिकोड क्यों होता है, जो अपना सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, कॉर्टेक्स इसमें लिखा हुआ है कोर्टिकेट मतलब ये कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, यदि वो डैमेज हो जाए तो डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग देखने को मिलती है। और डीसेरेब्रेट कब मिलती है, जब ब्रेन स्टेम डैमेज हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग का क्या रोल होगा जब आईसीपी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो एयरवे इज द प्रायोरिटी, क्योंकि अपन पढ़ते हैं मेस्लो हियरार्की में जो फिजियोलॉजिकल नीड होती है, जो स्टार्टिंग की लेवल स्टेप है उसमें फिजियोलॉजिकल नीड को क्या रखना है, प्रायोरिटी रखना है। तो एयरवे उसके अंदर आता है, क्योंकि एयरवे, फूड, हंगर, ये सब क्या है, किसके अंदर, एलिमिनेशन किसके अंदर आते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर आते हैं स्टूडेंट। तो एयरवे भी क्या है, एक फिजियोलॉजिकल नीड है पेशेंट की, तो वो सबसे पहले प्रायोरिटी है। क्लियर है। फिर बात करें मॉर्फिन सल्फेट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एज इट इज ए रेस्पिरेटरी डिप्रेजेंट। कभी भी आईसीपी
वाले पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कभी भी नहीं देनी है। ये क्या करती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेजेंट करती है। ये आप उसको ऑक्सीजन दे रहे हो, एयरवे प्रोवाइड करवा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा यदि आप उसको मॉर्फिन सल्फेट दे दोगे, क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी डिप्रेजेंट एजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सेडेटिव है। पेन ये कब ली जाती है इसको, मॉर्फिन सल्फेट को, जब पेनफुल कंडीशन हो, पेशेंट को एंजाइटी से दूर करने के लिए, ठीक है, एज ए सेडेटिव। फिर बात करें मेंटेन PCO2, क्योंकि हाइपरकेपनिया भी क्या था, एक कोज था किसका, ICP बढ़ने का, इसलिए जो हाइपरकेपनिया वाली कंडीशन है उसको भी मेंटेन करके रखना है, ठीक है। PaCO2 को मेंटेन करके रखना है, कितना 32-35 mmHg कितना नॉर्मल रखना है अपने को, इसको मेंटेन करके रखना है। फिर बात करें अवॉइड शिवरिंग नहीं होनी चाहिए पेशेंट के अंदर, एज इट मे कॉज ICP, ठीक, पेशेंट को ठंड नहीं लगना चाहिए ज़्यादा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से शिवरिंग हो, कपी हो, क्योंकि शिवरिंग की वजह से क्या होता है, ICP बढ़ता है, मसल का एक्शन इंक्रीज हो जाता है। ये क्या है, एक फिजियोलॉजिकल क्या है, ये एक मैकेनिज्म है। शिवरिंग क्या करती है, बॉडी के अंदर हीट को जनरेट करती है, ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर हीट हो। अवॉइड स्ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, जैसे कफिंग करना, वाल्सल्वा मैन्यूवर होता है, जैसे अपन डीप इंस्पायर करके उसको रोक लेते हैं, स्टॉप करते हैं, तो उसको वाल्सल्वा मैन्यूवर कहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई, या फिर ब्लोइंग द नोज़, ठीक है, नोज़ को ज़्यादा ज़ोर से ब्लो करना, या फिर कफिंग करना, स्नीजिंग करना, ठीक है, ये नहीं करना है, पेशेंट को अवॉइड करना है। इन दो ये ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको अवॉइड करना है। फिर बात करें अवॉइड वाल्सल्वा मैन्यूवर, ठीक है, क्लियर है। वाल्सल्वा मैन्यूवर मतलब डीप इंस्पायर करके स्टॉप कर लेना, उसी को बोला जाता है वाल्सल्वा मैन्यूवर। उसकी वजह से क्या होता है, जो इंट्राक्रेन, जो ये थोरेसिक कैविटी है, इसका भी प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उस वजह से जो नेक वाली जो वेन्स होती हैं, ब्लड सप्लाई होती है, उन पर प्रेशर बढ़ता है। फिर बात करें डिक्रीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, यदि पेशेंट के आसपास कोई ऐसा शोर शराबा हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इरिटेट हो सकता है, इरिटेट होगा तो वो पेशेंट का ICP बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा साउंड वाली चीज़ें हो गई, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो भी पेशेंट को स्टिमुलेट करे, उसे इरिटेट करे, तो सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट में ऐसी भी कोई गतिविधियाँ हैं उसको अवॉइड करें, डिक्रीज़ करें। क्लियर है। ये क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट है। अपन ने एयरवे की बात की स्टार्टिंग में। फिर मॉर्फिन सल्फेट क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। PaCO2 को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि हाइपरकेपनिया भी क्या है अपने आप में कोज है किसका, इंक्रीज ICP का। शिवरिंग नहीं होने देनी है पेशेंट के अंदर, कफिंग, स्नीजिंग, ब्लोइंग नोज, वाल्सल्वा मैन्यूवर और इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, इन सबको अवॉइड या डिक्रीज करना है। नेक्स्ट बात करें पोजीशन की, कि कौन सी पोजीशन देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हर एम्स एग्जाम के अंदर या फिर आपके जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पोजीशन का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है कि कौन सी डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग या डिफरेंट ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट पोजीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ICP वाला पेशेंट है, ठीक है, तो उसको कौन सी पोजीशन देनी है। तो इस तरह से ये है, ये बेड है, इसको एलिवेट करके रखना है। ठीक है, तो एलिवेट द हेड एंड 30 to 40 डिग्री पे इसको एलिवेट कर देंगे, 30 to 40 डिग्री। अवॉइड द ट्रेंडिलैंडबर्ग पोजीशन। ट्रेंडिलैंडबर्ग पोजीशन कौन सी बताई थी, जिसके अंदर हेड नीचे और पेशेंट के लेग ऊपर। तो ये कौन सी पोजीशन होती है, ट्रेंडिलैंडबर्ग पोजीशन। तो और नेक फ्लेक्शन, ये तो अवॉइड करना है, नेक को फ्लेक्शन वाला, और ट्रेंडिलैंडबर्ग पोजीशन ये वाली क्या करना है, अवॉइड, ये अवॉइड करना है। और ये देना है पेशेंट को, ये वाली पोजीशन एलिवेटेड हेड एंड, इसको बोलते हैं सेमी फाउलर पोजीशन। सेमी फाउलर पोजीशन बेस्ट पोजीशन है जब पेशेंट का ICP बढ़े। उस वजह से क्या होगा, जो वीनस फ्लो है, ठीक है, जो ब्लड का फ्लो है, वो सर्कुलेशन वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, ब्रेन पे प्रेशर नहीं हो बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट अपन ने पढ़ लिया कि एनवायरनमेंट स्टिमुलाई को दूर करना है और एयरवे को प्रायोरिटी देनी है। ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करवाना जैसे कि
कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग ज़्यादा, ठीक है, इनको अवॉइड करना है। फिर बात करें मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होता है, इसके अंदर नॉर्मल सलाइन, ये एक आइसोटोनिक फ्लूइड है। ये क्या है, फ्लूइड ऑफ चॉइस है कि इसके अंदर जब पेशेंट का आईसीपी बढ़ जाता है तो फ्लूइड ऑफ चॉइस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये हर एग्जाम में देखा जाता है कि फ्लूइड ऑफ चॉइस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे कि बर्न के अंदर क्या क्या देते हैं, रिंगर लैक्टेट, आरएल किसके अंदर है, बर्न वाली कंडीशन के अंदर, उसी तरह पूछा जाता है फ्लूइड ऑफ चॉइस इन इंक्रीज आईसीपी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाना चाहिए स्टूडेंट, नॉर्मल सलाइन। फिर बात करें सपोर्टिव, सपोर्टिव अपन ने पढ़ लिया, एलिवेशन ऑफ हेड कितने पे, 30 to 40 डिग्री पे, जिसे सेमी फाउलर पोजीशन बोला जाता है। फिर बात करें मिड लाइन पोजीशन, एक मिड लाइन में होनी चाहिए पोजीशन, ठीक है। टेंडिलनबर्ग नहीं होनी चाहिए, फ्लैक्स नहीं होनी चाहिए, सेडेटिव, एनाल्जेसिया, कंट्रोल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन, एयरवे को मेंटेन करने के लिए कंट्रोल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन अपनाना है, ठीक है। ये क्या है, सपोर्टिव है, ये सपोर्टिव मैनेजमेंट है जब आईसीपी इंक्रीज हो जाए। फिर बात करें ओस्मोलर एजेंट, ऐसे एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि ओस्मोलर एजेंट होते हैं जिसके अंदर नाम है मेनिटोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेनिटोल का। मेनिटोल क्या है, ये एक ओस्मोटिक डाययूरेटिक है। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये आएगा मेनिटोल पे। ये इसको हाइड्रोसिप्लेस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मेनिटोल को, एसिटाजोलामाइड को, और हाइपरटोनिक सेलाइन 3% जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड आता है, तो ये भी अपन इसके अंदर यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, सेरेब्रल एडिमा को कम करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि ये अपने आप में डाययूरेटिक है, तो डाययूरेसिस के थ्रू यूरिन को, जो बॉडी के अंदर एक्सेसिव वाटर है उसको बाहर कर देगा, ठीक है। फिर बात करें लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए एसिटाजोलामाइड, ये क्या है, एक कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में भी क्या है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, एसिटाजोलामाइड। क्लियर है, ये किसके अंदर है, ड्रग ऑफ चॉइस, और किसके अंदर है, पीओएजे, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। और बात करें अपन एल्टीट्यूड सिकनेस के अंदर भी ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, एसिटाजोलामाइड। और ग्लिसरॉल भी इसके अंदर यूज़ करेंगे लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के अंदर। फिर बात करें रेफ्रैक्टरी मैनेजमेंट होते हैं, जैसे कि डिकम्प्रेसिव क्रेनियोटोमी, ठीक है, क्रेनियोटोमी करके डिकम्प्रेशन करना, पेंटोबारबिटोल देना है। हाइपोथर्मिया, ये क्या करेगा, पेंटोबारबिटोल देने से क्या होगा, जो न्यूरॉन्स का मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हाइपोथर्मिया और पेंटोबारबिटोल, ये बारबिटोल लिखा हुआ है, इट मीन्स ये बारबिटोराइड्स है, ठीक है। ये सेडेट करेगी पेशेंट को, और ये क्या करेगी, जो न्यूरॉन्स का मेटाबॉलिज्म है उसको डिक्रीज करेगी, और जो नर्व सेल है उनकी जो लॉन्गिविटी है उसको इंक्रीज करने का काम करेगी। जो हाइपोथर्मिया से भी, हाइपोथर्मिया के अंदर टेम्परेचर कितना रखना है, ब्रेन का 30 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है पेशेंट के अंदर। उस वजह से जो मेटाबॉलिज्म है न्यूरॉन्स का वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर बात करें लंबर ड्रेनेज, CSF ड्रेनेज, जो कि आपको स्टार्टिंग में इमेज दिखाया गया था, उसके अंदर वेंट्रिकुलोस्टोमी की जा रही थी। इमेज के अंदर ब्रेन के अंदर एक ट्यूब जा रही थी वेंट्रिकल्स के वहाँ पे, वहाँ से क्या हो रहा था, एक बैग था उसके अंदर फ्लूइड का ड्रेनेज हो रहा था, उसका नाम था CSF, ठीक है। तो CSF ड्रेनेज कर सकते हैं, या फिर लंबर रीजन से भी CSF ड्रेनेज। ये क्या है, रिफ्रैक्टरी मैनेजमेंट है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट बात करें एंटी एपिलेप्टिक, क्योंकि सीजर्स भी देखने को मिल रहे थे पेशेंट के अंदर। क्या देखने को मिला था स्टूडेंट, सीजर्स। जब अपने सिम्टम पढ़े थे तो पेशेंट के अंदर सीजर्स भी, दौरे भी आ सकते हैं, कन्वर्जन भी पैदा हो सकते हैं, फिट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंटीपायरेटिक, क्योंकि पेशेंट के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, इसलिए अपन ने एक हाइपोथर्मिया, थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया भी अपनाया, और एंटीपायरेटिक ड्रग भी यूज़ करनी है। और मसल रिलैक्सेंट टू प्रिवेंट शिवरिंग, क्योंकि पेशेंट के अंदर शिवरिंग को क्या करना है, अवॉइड करना है। यदि शिवरिंग ज़्यादा होगी तो आईसीपी बढ़ेगा, इसलिए मस्कुलर रिलैक्सेंट भी इसके अंदर, जैसे कि एसिटिल कोलिन क्या होता है, मस्कुलर रिलैक्सेंट होता है, ठीक है।
एसिटिलकोलिन, सक्सिलिनकोलिन, सॉरी सक्सिनिलकोलिन, सक्सिनिलकोलिन। ये क्या है? एक मस्कुलर रिलैक्सेंट है, ठीक है। ये किसके अंदर यूज़ करते हैं अपन? जब ईसीटी देते हैं उस समय भी सक्सिलिनकोलिन यूज़ करते हैं, मस्कुलर रिलैक्सेंट। और बात करें कोर्टिकोस्टेरॉइड डिक्रीज सेरेब्रल एडिमा, कोर्टिकोस्टेरॉइड भी यूज़ करना है मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। ये क्या करेगी? कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करती है? एडिमा को कम करेगी, इन्फ्लामेशन कंडीशन को कम करेगी, क्योंकि मेनिंजाइटिस वगैरह कंडीशंस हो जाती हैं उनके अंदर क्या होता है? इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। फिर बात करें डिक्रीज द डोज ऑफ स्टेरॉइड स्लोली। हमेशा जब भी स्टेरॉइड आपको बंद करनी है तो उसको डायरेक्टली स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे करना है? टेपर्ड डोज के अंदर, ठीक है, धीरे धीरे उसको बंद करना है, कम डोज देनी है। फिर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर आर गिवन विद स्टेरॉइड टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। यदि पेशेंट के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो रही है आईसीपी बढ़ने की वजह से, एक आप कंडीशन पढ़ते हैं क्यूशिंग अल्सर। क्या नाम है स्टूडेंट? क्यूशिंग अल्सर, क्यूशिंग अल्सर। जैसे कि क्यूशिंग ट्राइड आपने पढ़ा आईसीपी के अंदर, तो आईसीपी की बढ़ने की वजह से ही क्यूशिंग अल्सर होते हैं। क्यूशिंग अल्सर कहाँ देखने को मिलते हैं? मेनली डुडेनम वाले पार्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। आईसीपी बढ़ने की वजह से जो अल्सर होते हैं उन्हें बोला जाता है क्यूशिंग अल्सर डुडेनम, ठीक है। इन अल्सर को ट्रीट करने के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जैसे कि रेनिटिडिन, रेंटेक, जो जिस नाम आप जानते हैं रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, बट सिमेटिडिन यूज़ नहीं की जाती है, उस वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इसलिए सिमेटिडिन क्या है? बैन है। रेनिटिडिन, रेंटेक यूज़ की जाती है। तो H2 रिसेप्टर, स्टेमिन H2 रिसेप्टर पे काम करने वाली ड्रग, तो उसको बोला गया H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, उसका नाम है रेनिटिडिन। क्या नाम है स्टूडेंट? रेनिटिडिन। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि आईसीपी बढ़ने की वजह से क्यूशिंग अल्सर देखने को मिलता है। फिर बात करें मेनिटोल, अपन ने पढ़ लिया अच्छे से कि मेनिटोल क्या होता है? एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है, ठीक है, जो कि क्या? डाययूरेसिस कराएगी, पेशेंट का यूरिनेशन इंक्रीज करेगी, उस वजह से जो एक्सेसिव CSF वगैरह है वो उसका जो वाटर, क्योंकि हर चीज़ के अंदर वाटर का कंटेंट होता है और वो कम हो जाएगा यूरिन के थ्रू। हेल्प इन रिड्यूसिंग सेरेब्रल एडिमा कम हो जाएगा उस वजह से, और आईसीपी भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए मेनिटोल का, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, एन इंक्रीज इन आईसीपी कोजेज इम्पेयर सेरेब्रल ब्लड फ्लो। अपन ने बात कर ली स्टार्टिंग में कि आईसीपी बढ़ने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट? जो सेरेब्रम है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो अफेक्ट हो जाएगा, अफेक्टिंग द सेल ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग RAS सिस्टम होता है, RAS ये सिस्टम है ब्रेन के अंदर, जो कि क्या करता है? एरिया दैट मेंटेन वेकफुलनेस, ठीक है, जो कि वेकफुलनेस को मेंटेन करके रखता है, उसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, विच रिजल्ट इन डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इस वजह से जब वेकफुलनेस यदि पेशेंट के अंदर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इसी वजह से अपन बोलते हैं कि जो फर्स्ट साइन सिम्टम देखने को मिलता है किसके अंदर? आईसीपी जब बढ़ता है तो अपन ने पढ़ा था अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यही इसके पीछे रेशनल है। जो आपने पढ़ा स्टार्टिंग में साइन सिम्टम क्या पढ़ा था कि अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या फर्स्ट है, ठीक है, सबसे पहले देखने को मिलता है। तो वो क्यों देखने को मिलता है उस चीज़ का ये आपके सामने रेशनल है, क्यों देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट बात करें IV फ्लूइड। IV फ्लूइड मेंटेन इनटेक आउटपुट रखना है पेशेंट का, और फ्लूइड्स आर लिमिटेड टू पर डे कितना देना है? 200 ml पर डे पेशेंट को क्या देना है? फ्लूइड देना है। और इनटेक आउटपुट जो चार्ट है वो भी क्या करना है? मेंटेन करके रखना है। फिर बात करें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ करनी है, क्योंकि पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है? BP डिक्रीज हो रहा है। तो BP को डिक्रीज करने के लिए बिकॉज ये है बिकॉज इस वजह से क्या हो जाएगा? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेने से क्या हो जाएगा? सिस्टोलिक BP डिक्रीज हो जाएगा। फिर बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की। अपन ने पढ़ लिया अब तक मेडिकल मैनेजमेंट,
उसके अंदर मैनिटोल्स पढ़ा, एसिटाजोलामाइड पढ़ा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटीपायरेटिक ड्रग पढ़ा अपन ने, ठीक है, एंटी कन्वर्जेंट, एंटी एपिलेप्टिक पढ़ा, ठीक है, पेंटोबार्बिटोल, इस तरह से अपन ने सक्सिनल कोलिन, मसल रिलैक्सेंट, ये सब क्या था मेडिकल मैनेजमेंट, जैसे कि फ्लूइड ऑफ चॉइस पढ़ा, एनएस, नॉर्मल सेलाइन, ये सब अपन ने पढ़ा मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर क्रोनिक राइस ऑफ आईसीपी। हमेशा जब भी कोई क्रोनिक प्रॉब्लम होती है उसी के अंदर ज़्यादातर अपन देखते हैं क्या अपनाते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट अपनाते हैं, जब पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं मिले, ठीक है। जब आईसीपी लंबे समय तक रहेगा तो उसे बोलेंगे क्रोनिक आईसीपी। जब रहेगा तो क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट करना है, तो उसमें क्या करेंगे, शंटिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, ठीक है। क्या करेंगे, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, जैसे कि पेशेंट का ये ब्रेन है, ठीक है, यहाँ से वेंट्रिकल्स के यहाँ से एक ट्यूब लेंगे और वो जो पेरिटोनियम है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के यहाँ जो पेरिटोनियम है, तो यहाँ से जो वेंट्रिकल से यहाँ एक ट्यूब कर देंगे, कनेक्शन कर देंगे, शंटिंग कर देंगे, उस वजह से जो CSF है वो किसके अंदर आ जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल, कि ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं वहाँ से कनेक्शन बनाएंगे कहाँ पे, पेरिटोनियम तक, ठीक है, स्टमक वाले जो पेरिटोनियल कैविटी होती है वहाँ तक, उस वजह से CSF का ड्रेनेज हो जाएगा। ये क्या करेगा, दिस शंट डाइवर्ट CSF फ्रॉम ब्रेन टू पेरिटोनियल कैविटी तक क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा CSF के फ्लो को, और क्या कर देगा, एक्सक्रीटेड विद यूरिन, और यूरिन के साथ फिर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो नर्सिंग केयर पूछी जाएगी कि जब भी वेंट्रिकुलोस्टोमी, वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल जो शंटिंग कर रहे हैं उससे पहले नर्सिंग केयर क्या है, प्री ऑपरेटिव केयर क्या है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। आईसीपी इज डिक्रीज एज मच एज पॉसिबल बिफोर द सर्जरी, तो सर्जरी से पहले जितना हो सके नर्स का क्या एक्शन रहेगा, पेशेंट का आईसीपी कम किया जाए। वो कैसे कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज करके, वो कौन सी, सेमी फाउलर 30 to 40 डिग्री पे उसको हेड एंड को एलिवेट करना है, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव क्या है नर्सिंग एक्शन, फ्लैट पोजीशन इज गिवन एंड पेशेंट इज टर्न फ्रॉम द बैक टू द नॉन ऑपरेटिव साइड। कौन सी साइड देनी है पोजीशन, नॉन ऑपरेटिव साइड, क्योंकि नर्सिंग एक्शन यही है कि पोजीशन चेंज करना, ठीक है। पहले क्या आईसीपी मेंटेन करके रखना है, वो कैसे रखनी है, सेमी फाउलर पोजीशन में। जब ऑपरेशन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर। उसके बाद में क्या करना है, नॉन ऑपरेटिव साइड ही पेशेंट को पोजीशन देनी है, जिधर ऑपरेट हुआ है उस साइड नहीं देना है। उस वजह से क्या होगा, प्रेशर वापस होगा, प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर से वापस आईसीपी बढ़ सकता है। और क्या चेक करना है, असेस फॉर शंट फेलियर, शंट कहीं फेल तो नहीं हो गया है, इस चीज़ को चेक करना है। विच कोड इंक्रीज आईसीपी, उसकी वजह से आईसीपी बढ़ सकता है, ठीक है। शंटिंग जो की है ब्रेन से, ब्रेन के वेंट्रिकुलर से पेरिटोनियल कैविटी तक जो शंट की है उसके अंदर, शंटिंग के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, कहीं रिमूव तो नहीं होगी ट्यूब, उस चीज़ को चेक करना क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर नर्सिंग का एक्शन है। तो अपन ने बात कर ली सर्जिकल मैनेजमेंट की, जिसके अंदर प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव। फिर नेक्स्ट बात करें मेंटेन आईसीपी बाई, ठीक है, कैसे कैसे अपन, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं यदि आपको एनक्लेक्स के क्वेश्चन सोल्व करने तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके जो भी एनक्लेक्स एग्जाम्स लगते हैं उनके यदि आप सोल्व करना चाहते हैं तो उनको ये उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट लाइन क्या कहना चाह रही है स्टूडेंट, एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड 15 to 20 या 15 to 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि 30 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस नहीं 30 डिग्री, तो ये होती है सेमी फाउलर पोजीशन। फिर बात करें एन आईसीपी यदि 15 mmHg से ज़्यादा है, ठीक है, और 20 to 25 mmHg अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है। और अपन पढ़ते हैं नॉर्मल 5 से 15 mmHg क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल प्रेशर पढ़ते हैं, ठीक है। और अपर लिमिट की देखें तो 20 से 25 mmHg से यदि ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल लिमिट्स फॉर इंडिकेट्स इंक्रीज आईसीपी। ये किसको इंडिकेट करता है, आईसीपी को इंक्रीज को इंडिकेट करता है। फिर बात करें मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस यूजिंग द जीसीएस स्केल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को चेक करना है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करना है, तो आप कौन सा स्केल का यूज़ करेंगे, जीसीएस स्केल को, ग्लासगो कोमा स्केल को यूज़ करना है। फिर बात करें मोस्ट क्रिटिकल इंडिकेटर फॉर द नर्स टू मॉनिटर इंक्रीज आईसीपी, ठीक है। जब आईसीपी बढ़ा हुआ पेशेंट के अंदर
और नर्स को मॉनिटर करना है पेशेंट को। तो मोस्ट क्रिटिकल इंडिकेटर क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यदि बढ़ा हुआ है और सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। सीपीपी मैंने आपको बताया था किस तरह से निकाला जाता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस आईसीपी, ठीक है। तो क्या निकलता है? सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये पेशेंट के अंदर चेक करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब पेशेंट के अंदर आईसीपी बढ़ा हो। फिर बात करें, अनइक्वल प्यूपिल साइज इज द प्रायोरिटी फॉर द नर्स टू मॉनिटर व्हेन ए क्लाइंट इज रिस्क फॉर आईसीपी। यदि आपको ऑप्शन के अंदर देखने को मिले आईसीपी बढ़ा हुआ है, कंडीशन दी हुई होगी, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अनइक्वल प्यूपिल साइज, प्यूपिल्स होता है कि, ठीक है, प्यूपिल की साइज यदि अनइक्वल है, ठीक है, तो ये क्या है? प्रायोरिटी है फॉर द नर्स टू मॉनिटर व्हेन क्लाइंट रिस्क फॉर आईसीपी। फिर बात करें, इंक्रीजिंग आईसीपी कोज क्या होता है? अनइक्वल प्यूपिल क्यों देखने को मिलता है? एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर ऑन द थर्ड क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व का क्या नाम है स्टूडेंट? ओकुलोमोटर। ये प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है? प्यूपिल की साइज क्या होती है? वो क्या होती है? इम्पेयर्ड हो जाती है, अनइक्वल हो जाती है, एक छोटा और एक बड़ा। ये भी क्वेश्चन सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि यदि किसी के यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेशन कंडीशन है पेशेंट के, तो वो कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व की अफेक्ट होने से हो रहा है? तो आपको राइट आंसर करके आना है थर्ड क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है स्टूडेंट ओकुलोमोटर नर्व। फिर नेक्स्ट बात करें, प्रेशर ऑन द वेगस नर्व, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्रेनियल नर्व क्या है? ब्रेन के यहीं पे, तो क्रेनियल नर्व पे सभी पे इफेक्ट पड़ सकता है, किसी भी पड़ सकता है, कोई पता नहीं है। तो प्रेशर यदि वेगस नर्व पे इफेक्ट पड़ेगा, इस वजह से ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, जो कि लास्ट साइन है, ठीक है, सबसे लास्ट में देखने को मिलता है। तो ये इसके पीछे रेशनल है। यदि आप पूछना चाहोगे कि ब्रेडिकार्डिया क्यों देखने को मिलता है, तो उसके पीछे ये रेशनल है कि जो वेगस नर्व है, 10th नंबर की क्रेनियल नर्व है, वो इफेक्ट होती है, इस वजह से देखने को मिलता है। फिर बात करें, इंक्रीज आईसीपी कोजेज क्या होता है? इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर क्यों होता है? यदि आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि फीवर क्यों देखने को मिलता है जब भी आईसीपी होता है, तो हाइपोथैलेमस की डैमेज होने की वजह से। क्लियर है स्टूडेंट? फिर नेक्स्ट बात करें, स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन पैटर्न इंडिकेट इंक्रीज आईसीपी इन द ब्रेन स्टेम। जब ब्रेन स्टेम डैमेज हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि ब्रेन स्टेम डैमेज होगा, उस वजह से क्या हो जाएगा? जो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। फिर बात करें, न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी टेक्स प्लेस इन ब्रेन स्टेम। जो न्यूरल कंट्रोल होता है रेस्पिरेशन का, वो कहाँ पे होता है? ब्रेन स्टेम के यहाँ होता है। इसलिए ब्रेन स्टेम जब इम्पेयर्ड हो जाएगा, सेरेब्रल जो ये होता है, सीएसएफ ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से, आईसीपी बढ़ने की वजह से, जब ब्रेन स्टेम पे क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा, तो रेस्पिरेटरी रेट भी पेशेंट की क्या हो जाएगी स्टूडेंट? डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए अपन कहते हैं कि मॉर्फिन भी क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है पेशेंट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही रेस्पिरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और मॉर्फिन सल्फेट भी क्या अपने आप में रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है, और ये आपके क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। फिर बात करें, डिटोरिएटेशन एंड प्रेशर प्रोड्यूस स्लो एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन। इस वजह से यदि ब्रेन स्टेम का डिटोरिएशन हो जाता है, उस वजह से प्रेशर पड़ेगा, उस वजह से क्या होगा? स्लो एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें, रैपिड एंड स्लो सेलो। यदि पेशेंट की रैपिड हो जाए रेस्पिरेशन एंड सेलो देखने को मिले, तो एसिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट एंड नेजल फ्लेयरिंग आर मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। जब पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन हो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन हो, तो पेशेंट के अंदर क्या देखना है अपने को? चेस्ट मूवमेंट एंड नेजल फ्लेयरिंग। जो नेजल है, नोस्ट्रिल्स है, ओपनिंग है, वो क्या हो जाएंगी? फ्लेयर करेगी, इससे फूल जाएगी, हंगर हो जाएगा, एयर के लिए हंगर कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। जब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट के अंदर कंडीशन क्रिएट होगी, हाइपोक्सिया कंडीशन क्रिएट होगी। फिर नेक्स्ट बात करें, इफ आईसीपी मोर देन 20 mmHg, यदि 20 से ज़्यादा हो जाए आईसीपी, द नर्स शुड एनकरेज द क्लाइंट टू टेक डीप ब्रीथ टू हाइपर वेंटिलेट। क्योंकि हाइपर कैप्निया क्या होती है? एक कंडीशन होती है जो कोज अपन ने पढ़ा था आईसीपी बढ़ने के पीछे, एक रीजन था हाइपर कैप्निया। तो उसको दूर करने के लिए पेशेंट को बोलना है कि आप क्या करें? डीप ब्रीथ करें, ताकि आप क्या हो जाएंगे? हाइपर वेंटिलेट। पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करने के लिए नर्सिंग एक्शन यही रहेगा, जब आपने असेस किया कि 20 mmHg का उसका आईसीपी है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर यदि 20 mmHg है, तो द नर्स शुड एनकरेज द क्लाइंट टू टेक डीप ब्रीथ, ताकि क्या हो जाएगा? हाइपर वेंटिलेशन कंडीशन हो जाए। और हाइपर वेंटिलेशन क्या है? अपने आप में मैनेजमेंट है किसका?
इंक्रीज आईसीपी का। नेक्स्ट बात करें हाइपर वेंटिलेशन कोज क्या होता है। हाइपर वेंटिलेशन, अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि हाइपर वेंटिलेशन से क्या होगा। डीप ब्रीथ आपने बता दिया कि डीप ब्रीथ लेने के लिए बोलना है पेशेंट को, और उस वजह से क्या होगा, हाइपर वेंटिलेट होगा पेशेंट। तो हाइपर वेंटिलेशन से क्या होगा, बात कर लेते हैं। तो हाइपर वेंटिलेशन से क्या होगा, कोज है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, विच रिड्यूस सीएसएफ, उस वजह से जो सीएसएफ भी कम हो जाएगा एंड ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। इसलिए हाइपर वेंटिलेट करना होता है पेशेंट को, ताकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए। उस वजह से जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो सीएसएफ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एंड ब्लड वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाएगा। फिर बात करें, एक कूलिंग ब्लैंकेट इज यूज टू कंट्रोल द एलिवेट टेम्परेचर। यदि आपके पास एंटीपायरेटिक ड्रग नहीं है देने के लिए, तो आप कूलिंग ब्लैंकेट भी यूज़ कर सकते हैं पेशेंट का टेम्परेचर कम करने के लिए, ठीक है। हाइपोथर्मिया कंडीशन क्रिएट करने के लिए आप कूलिंग ब्लैंकेट पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, बिकॉज ए फीवर इंक्रीज, क्योंकि जब फीवर रहेगी पेशेंट के अंदर लंबे समय तक, तो उस वजह से जो न्यूरॉन्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, और उस वजह से जो न्यूरॉन सेल है उसकी लॉन्गेविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, जबकि अपने को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। तो बिकॉज ए फीवर इंक्रीज, फीवर क्या करती है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है, विच इन टर्न इंक्रीज आईसीपी, उसकी वजह से आईसीपी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, हाई डोजेज ऑफ बारबिचुराइड्स, ठीक है। बारबिचुराइड्स की यदि हाई डोज देंगे, मे यूज टू रिड्यूस द इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिज्म डिमांड, रिड्यूस द इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिमांड। क्योंकि अपन ने ये बात की थी, पेंटोबारबिट्रेट क्या था, पेंटोबारबिट्रेट अपन ने पढ़ा था, वो क्या था, अपने आप में बारबिचुरेट्स था, ठीक है। पेंटोबारबिट्रेट अपन ने पढ़ा, पेंटोबारबिट्रेट, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा। ये क्या था, एक बारबिचुरेट्स था। ये भी अपन इसीलिए यूज़ कर रहे थे ताकि जो मेटाबॉलिज्म होता है स्टूडेंट न्यूरॉन्स का वो कम हो जाए, ठीक है। यूज टू रिड्यूस इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिमांड, उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट बात करें, फ्लूइड वॉल्यूम एंड इनोट्रोपिक एजेंट, ऐसे एजेंट जो क्या करें हट की, एक तो इनोट्रोपिक, ठीक है, इनोट्रोपिक एजेंट जैसे कि डोपामिन, ठीक है, नोर एपिनेफ्रिन, ये क्या होता है, आइनोट्रोपिक एजेंट होते हैं। तो फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम एंड आइनोट्रोपिक ड्रग्स आर यूज्ड टू मेंटेन सेरेब्रल परफ्यूजन। पेशेंट के अंदर यदि सीपीपी सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर यदि मेंटेन करके रखना है, तो पेशेंट को क्या देना है, आइनोट्रोपिक एजेंट्स, जैसे कि अपन ने पढ़ा डोपामिन, नोरएपिनेफ्रिन, कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, डोपामिन, मिथोक्सामिन, डोपामाइन, मिथोक्सामाइन, डोपामिन, मिथोक्सामाइन, नोरएपिनेफ्रिन, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जो कि सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर को क्या करेंगे, मेंटेन करने का काम करते हैं। और सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर को मेंटेन करना ही फर्स्ट इसके अंदर अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आईसीपी बढ़ जाता है उसकी वजह से सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। तो इसको 60 to 80 mmHg होता है, नॉर्मल कितना होता है, 60 to 80 का ये क्या रेंज है, सीपीपी का रेंज है, तो इसके बीच का होना चाहिए, ठीक है, ये रेंज के बीच का होना चाहिए प्रेशर। तो बाय सपोर्टिंग द कार्डिक आउटपुट, इस वजह से डोपामिन क्या करती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगी। तो ये सब बाय सपोर्टिंग द कार्डिक आउटपुट, इस वजह से कार्डिक आउटपुट को सपोर्ट मिलेगा एंड कीपिंग द सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर मोर देन 80 mmHg। ये इन ड्रग की सहायता से क्या होगा, जो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर है वो 80 mmHg से ज़्यादा अपन मेंटेन करके रख सकते हैं।